अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है पीसीटीबी की, उसमें कंप्यूटर साइंस के सारे चैप्टर्स के लेसन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने पेज नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़ना है। चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 आप लोग अपनी बुक्स पे ओपन कर लें। हर लेक्चर में हम आपकी जो पीसीटीबी की बुक है उसको टोटली फॉलो करेंगे। एक एक वर्ड जो होगा वो आपकी बुक से होगा। इसके साथ साथ चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, वो भी आपको हर लेसन में हर टॉपिक के साथ साथ वीडियो में डिस्प्ले होते रहेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 1 पे, वो है 1.1 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा जो ये चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें हमने पढ़ना ही पूरे चैप्टर में ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, हम किस तरह सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। डिटेल में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। डेवलपमेंट का मतलब हो गया क्रिएशन, ठीक है, बनाना, और सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस हो गया ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अब मजीद इसको डिटेल में देखते हैं। रियल लाइफ में हम डेली बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ गया व्हाट्सएप। उसके अलावा आप लोग लैपटॉप में अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करते होंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। हम डिफरेंट गेमिंग ऐप्स खेलते हैं, वो भी सब क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है, हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम डिज़ाइन करते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। अब हम व्हाट्सएप को अगर देख लें तो उसमें हमारे पास फीचर्स बहुत से होते हैं। एक हमारे पास फीचर होता है चैट का, ठीक है, जिसमें हमने किसी को मैसेज सेंड करना है, हम जिस कॉन्टैक्ट का नंबर सेलेक्ट करते हैं हमारा मैसेज उसी को ही सेंड होता है, किसी और को सेंड नहीं होता। अब व्हाट्सएप ने ये काम क्यों किया है, ये काम उसने इसलिए किया है कि हमने उसको डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है कि वो कोई परफॉर्म करे स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो अब उस डेफिनेशन में सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन एक वर्ड अभी भी हमारा देखना रह गया, वो है प्रोग्राम का। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म कोई स्पेसिफिक टास्क तब भी करता है जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है, प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखिए अगर हमने अपने आपस में एक दूसरे इंसान से भी बात करनी हो, कोई इंस्ट्रक्शंस देने या वैसे हमने कम्युनिकेशन करनी है, तो हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना। हमें पता होता है कि सामने वाले इंसान को जो लैंग्वेज समझ आएगी हम उसमें उसके साथ उसी से बात करते हैं। अब जो हमारा कंप्यूटर होता है इसको भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, वो समझ आती है। ठीक है, तो अभी मज़ीद डिटेल्स में इतना हम नहीं जाएंगे, जैसे जैसे हम फर्दर आगे चैप्टर में जाएंगे तो हम फिर कहीं पे इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए आप लोग इतना समझ लें कि कंप्यूटर को 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, और जब हम ये सॉफ्टवेयर है, चाहे हमने मोबाइल पे रन करना है चाहे हमने कंप्यूटर पे रन करना है, तो जो हम वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही लिखते हैं ताकि उसको वो सॉफ्टवेयर समझ आए और हम जब उससे कोई काम करवाना चाहें तो वो काम कर दे। तो वो लिखने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में हम, क्योंकि अब ये बाइनरी जो होती है ना 0 और 1, ये इंसानों को नहीं समझ आती है, कंप्यूटर को तो समझ आती है, इंसानों को क्या समझ आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर कन्वर्ट होकर बाइनरी में जाती है। वो बाइनरी में जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो कंप्यूटर को समझ आने लग पड़ती है। कंप्यूटर को जब समझ आने लग पड़ती है तो फिर हमने जो भी उसको डिज़ाइन किया वो होता है, प्रोग्राम को जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं वो वाला टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेकिन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देखने से पहले हम फ्रेमवर्क को देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये इसका जो इंट्रो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रेमवर्क का अगर हम वैसे मतलब देखें तो ये क्या है, फ्रेमवर्क इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है खाका। हम बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो अगर आप देखो तो
एक जो ब्लूप्रिंट है बिल्डिंग का, कि कोई भी बिल्डिंग है उसमें रूम्स होंगे, उसमें वॉशरूम्स होंगे, या उसमें किचन होगा, उसमें लॉन या जो भी हमने एरिया बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, चाहे आपने कोई भी बिल्डिंग बनानी है। तो हम जब भी बिल्डिंग बनाने लगे होते हैं तो हम बैकग्राउंड में इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते ही करते हैं। तो अब फ्रेमवर्क जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होगा, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, practices and tools that provides a structural foundation for developing software applications. फ्रेमवर्क क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड और रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब हम इन सब वर्ड्स को बारी बारी देखते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है कि हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम स्टार्ट से एंड तक फॉलो करते हैं। तो अगर हम अपनी ब्लूप्रिंट वाली जो बिल्डिंग की एग्जांपल है उसमें भी देखें तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हमारा इस तरह कमरा होता है, उसकी ये डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स में कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स होंगे जो हम स्टार्ट से एंड तक फॉलो करेंगे। फिर हमारे पास रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। रीयूजेबल इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम जो पहले बने हुए हैं और हम उनको फिर क्या करते हैं, अगेन यूज़ करते हैं। सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, अब ये सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? आपने सॉफ्टवेयर्स अपनी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए हैं, हमने पिछले टॉपिक में उसकी एग्जांपल्स भी देखी हैं। तो कुछ बातें होती हैं जो हर सॉफ्टवेयर में सेम होती हैं, जैसे यूज़र लॉगिन का हो गया, ठीक है। आजकल ऐसे ही होता है कि आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, तो सबसे पहला काम वो यही आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पे अकाउंट बनाओ। तो वो जो अकाउंट बनाने वाला है वो हर वेबसाइट पे ही वो फीचर है ना, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमें फ्रेमवर्क क्या करता है, रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट देता है। अब हमने क्या किया है कि उस जो यूज़र लॉगिन वाला है उसको हर वेबसाइट में यूज़ किया है, तो हमें फ्रेमवर्क क्या करेगा, हमें पहले से लिखा हुआ एक कोड प्रोवाइड करेगा। हमने जब अपने एप्लीकेशन में उसको यूज़ करना है तो हम उस यूज़र लॉगिन के कोड को ऑलरेडी जो बना हुआ होगा उसको हम रीयूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस। अब प्रैक्टिसेस क्या होता है, हम जब सॉफ्टवेयर बनाने लगे होते हैं तो हम कोडिंग करते हैं। जब हम कोडिंग करते हैं तो कुछ कोडिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं जो हर फ्रेमवर्क एक हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो इजी हो जाए, कि आपने जो कोड है वो उसको इस तरह लिखना है। हमारे कोड में उसके अलावा एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, एरर्स को आपने कैसे हैंडल करना है। हम कोड में वेरिएबल्स और वो सब चीज़ें बनाते हैं, वो जब जैसे आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे वहाँ पे आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो वो सारा जो कोडिंग के मेथड्स हैं ना, वो प्रैक्टिसेस हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है टूल्स। अब टूल्स क्या होते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे टेस्टिंग टूल्स हो गया, ठीक है। इसी तरह हम डेटाबेस के कुछ डेटाबेस को हमने जब कनेक्ट करना होता है उसके कुछ कनेक्टर्स होते हैं। तो ये इस तरह के टूल्स हैं, वो भी हमें फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। अब आप ये देखें कि कितनी सारी चीज़ें हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं और हमें ये सारी चीज़ें स्क्रैच से ज़ीरो से करनी पड़ती, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। फर्दर आगे डेफिनेशन में यही बात हो रही है कि दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो फ्रेमवर्क हमें स्टैंडर्डाइज रूल्स देता है जो हम स्टार्ट से एंड तक फॉलो करते हैं, हमें रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स देता है, हमें प्रैक्टिसेस देता है, डिफरेंट टूल्स देता है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है उसको हमें एक स्ट्रक्चरल जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग और ईजी वाली मिल जाती है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या करता है कि इसमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं और आर्किटेक्चर्स होते हैं। प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अभी हमने ऊपर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स में जहाँ से रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे थे वहाँ पे भी हमने डिटेल में काफ़ी देखा था कि हमने अगर यूज़र लॉगिन का अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है तो हम पहले से बना हुआ एक कंपोनेंट होगा अवेलेबल जिसको हम अपने ऐप में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर हमें बताता है कि हम जो अपना कोड है उसको डिज़ाइन कैसे करें, ठीक है।
अब एक हम अगर ऐप बनाने लगे हैं तो उसमें हम पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं। तो उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि अगर हमने जब उसको टेस्टिंग के लिए कुछ एरर्स आएंगे उनको जब सॉर्ट आउट करना होगा, या वैसे रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं, हम वो करते हैं। उससे हमारा ये कोड का जो डिज़ाइन करना है कि कौन सी लाइन आपने कहाँ पे कैसे लिखनी है वो ईजी हो जाता है। फिर ये फ्रेमवर्क हमें क्या करता है, हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। हम अपना काम जो है वो एफिशिएंटली कर लेते हैं, कंसिस्टेंटली कर लेते हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं आती। हम एक स्मूथली इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और कोड रीयूजेबिलिटी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपनी ऐप बनाने जा रहे हैं, उसमें जो हमारे मेन फीचर्स हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐप बनाने जाने लगा होता है प्रोग्रामर, तो उसका एक पर्पज़ होता है कि उसमें वो कुछ नया ऐड करे, कुछ ऐसा ऐड करे जो पिछली ऐप में ना हो। तो फ्रेमवर्क का एक पर्पज़ ये है कि हम ये सब कुछ यहाँ से यूज़ करें और अपना जो फुल फोकस है वो उन फीचर्स के ऊपर रखें जो हम अपनी ऐप में अब डालने लगे हैं। आपकी बुक पे एक एग्जांपल दी हुई है जेंगो की, इसमें हम डी को साइलेंट करेंगे। ये जेंगो क्या है, जेंगो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखे कि फ्रेमवर्क हमें इस तरह फलां फलां चीज़ प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने जेंगो की बताया हुआ कि जेंगो के अंदर हमें यूज़र लॉगिन के जो पेजेस होते हैं और जो डेटाबेस मैनेजमेंट होती है वो मिल जाता है। पेज के हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। पेज के टेम्पलेट्स क्या हैं कि हमारा जो भी पेज है वेब के ऊपर जब आप ओपन करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे हमें मेन पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारा फुल जो है वो टेक्स्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ मेन्यू मिल रहा है, पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह की जो टेम्पलेट्स हैं वो हमें जेंगो में मिल जाती हैं। फिर हमें डेटाबेस मैनेजमेंट का फीचर मिलता है। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, डेटाबेस जो है ना वो समझ लें आपके जैसे हमारी कैबिनेट होती है ना जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा डेटा जो हमने स्टोर करना है तो वो किस में स्टोर होगा, डेटाबेस में। अब इस केस में क्या स्टोर हो रहा है, यूज़र लॉगिन कर रहा है। अब आप एक दफ़ा किसी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जस्ट लॉगिन करते हैं, साइन अप नहीं करते। साइन अप में आप सारी डिटेल्स डालते हैं, नेक्स्ट टाइम आप पासवर्ड और ईमेल आईडी इस तरह फ़ोन नंबर डालते हैं तो वो आपको ऑथेंटिकेट करके लॉगिन कर देते हैं। अब वो क्यों होता है कि आपका वो जो सारा डेटा होता है वो इस डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ होता है। तो जो जेंगो फ्रेमवर्क है हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकें। अब हम देखते हैं पेज नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन टू एसटीएलसी। एसटीएलसी क्या है, एस स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर, डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट एंड एलसी स्टैंड्स फॉर लाइफ साइकिल, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर है और डेवलपमेंट है इसको हम पहले डिटेल में देख चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए न्यू है। अब लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल में हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, एक स्टेजेस होती हैं जिनको हम वन बाय वन जो है उसी सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। अभी जो एसटीएलसी है ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। अभी हमने पीछे फ्रेमवर्क के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क हमें क्या क्या बेनिफिट्स देता है। तो वैसे ही एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है एसटीएलसी, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब एसटीएलसी क्या है, इसके अंदर 6 स्टेजेस होती हैं। अभी हमने देखा है ना कि ये एक लाइफ साइकिल है और लाइफ साइकिल में स्टेजेस होती हैं, तो इसी तरह एसटीएलसी में भी 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड है डिज़ाइन, थर्ड है कोडिंग, फोर्थ है टेस्टिंग, फिफ्थ है डिप्लॉयमेंट एंड सिक्स्थ है मेंटेनेंस। अब ये 6 स्टेजेस क्यों हैं, हमने पहले देखा था कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, ये तीनों एक ही वर्ड्स हैं। अब जब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम उस सॉफ्टवेयर के लिए एकदम से कोड लिखना स्टार्ट नहीं कर देते। अगर हमने कोई डिश भी बनानी है तो हम उस डिश को बनाने के लिए भी पहले थोड़ा सोचते हैं कि हमने क्या बनाना है, किस तरह का बनाना है, किस इंसान को कैसा पसंद होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस डिश में क्या क्या डालना है उसके बारे में सोचते हैं कि मैं उसको ऐसा बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलने हैं, फिर हम उसको बनाते हैं, फिर हम साथ साथ उसको चखते हैं, चखने के बाद हम उसको आगे खाने के लिए सर्व करते हैं। तो जब एक डिश है जो इतने स्टेजेस से गुजर के बनती है, इसी तरह जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी बहुत सारी स्टेजेस से गुजर के फाइनली यूज़र के पास जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क में हमें 6 स्टेजेस मिलती हैं। जो प्रोग्रामर होता है वो इन 6 स्टेजेस को यूज़ करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वक्त। अब इन 6 स्टेजेस से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हमें फ़ायदा ये मिलता है कि जो हमारी ऐप की एक क्वालिटी है, हमने जो जो उसको उसके अंदर फीचर्स दिए हुए हैं उसको
वो एक बेस्ट तरीके से काम करे। डेवलपमेंट के वक्त ये इंश्योर करते हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। फिर जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके ऊपर कॉस्ट भी आती है, ठीक है। प्रोग्रामर होता है वो उसको बनाता है, फिर बीच में उसकी टेस्टिंग के लिए क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, उसी तरह डिज़ाइन की टीम होती है, तो डिफरेंट लोग होते हैं, उसके लिए हमें एक कॉस्ट आती है। तो अगर हम इस के साथ वन बाय वन हर स्टेज पे एक सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे तो जो हमारी कॉस्ट है या जो हमने एक डिसाइड किया हुआ है, हमने सॉफ्टवेयर को इतने टाइम में बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, हर फीचर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो। अब हम एसटीएल की जो फर्स्ट फेज़ है या स्टेज कह लें, उसको डिटेल में देखेंगे। पेज नंबर 2 और 3 से पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इनिशियल फेज़। इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इनिशियल फेज़। सेकंड हमारे पास है जी सॉफ्टवेयर नीड्स। अब इस फेज़ में हम करते क्या हैं? हम इस फेज़ में अपनी जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं, हम उसकी जो सारी नीड्स हैं, उनका पता लगाते हैं। अब नीड्स क्या हैं? इसमें टॉपिक में आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है। हम ये जो जितनी एसटीएलसी के हमारे स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, हम इनमें इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे और उस स्टेज को इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो अब अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ 1 में सॉफ्टवेयर की नीड्स देखेंगे कि हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन-कौन से फीचर्स चाहिए। अब वो फीचर्स जो हैं वो हम पता कैसे लगाएँगे? हम उन लोगों से बात करेंगे जो एंड पीपल हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के केस में हमारा लाइब्रेरियन या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल, जो भी हम जिस इंस्टीट्यूट के लिए ये बना रहे हैं, एंड में वो यूज़ करेंगे। तो हम उन लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं कि उन्हें क्या-क्या फ़ीचर्स चाहिए, ताकि जो सिस्टम हम बनाए उनके लिए हैं तो उनको एक आसानी रहे, जो-जो वो चाहते हैं वो हम फ़ीचर्स इसमें ऐड कर लें। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स से। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में उनका एक रोल होता है। इसमें हमने एंड यूज़र्स को तो देख ही लिया है जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स में हमारी एक टीम होती है जो इस पूरे सॉफ्टवेयर को बनाएगी। फिर हमारे पास स्टेक होल्डर में वो लोग आ जाते हैं जो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी टीम को जो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो डिफरेंट लोग हैं जिनका एक लिंक करना है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ, हम उन सब लोगों से बात करके सॉफ्टवेयर के बारे में उनकी नीड्स पता करते हैं। अब ये सब पता करने के लिए हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले है इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज़। इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज़ क्या होगा कि आप इन लोगों से इंटरव्यूज़ करेंगे, सर्वेज़ करवाएँगे, उनसे उनका फीडबैक लेंगे। सेकंड है ऑब्जर्वेशंस। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही पता लगा लेते हैं। अब आप लोग डेली लाइफ में बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं। अगर आप अभी कोई माइंड में एक आइडिया लाएँ कि इस पे मैंने ऐप बनानी है, तो बहुत कुछ आपके माइंड में ऑलरेडी होगा कि मैं इस ऐप को डिज़ाइन इस तरह से करूँगा या करूँगी। फिर क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं। अब जो पहले से बनी हुई ऐप्स हैं, उनमें क्या फ्लॉज़ थे, उनके रिव्यूज़ देखना, उनके यूज़र मैनुअल्स को पढ़ना, वहाँ से हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। अब और क्या होता है इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फ़ेज़ में, हम ये सब तो करते ही करते हैं, लेकिन हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग और दूसरी होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है? अगर आप इसको एक वर्ड में याद रखना चाहें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम देखते हैं कि हम अपने ऐप में फ़ीचर्स कौन-कौन से रखेंगे, ठीक है? अब जैसे हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल देख रहे हैं, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास कौन-कौन से फ़ीचर्स होंगे? हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, जो स्टूडेंट है सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिल करेगा कि वो उसी इंस्टीट्यूट से बिलॉन्ग करता है, फिर वो बुक को बोरो करेगा, एक हमारे पास ये फ़ीचर आ जाएगा। फिर हमारे पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाएगा। अब ये इन्वेंटरी क्या है? इन्वेंटरी हमारे पास वो बुक्स का रिकॉर्ड है जो हम हमारे इंस्टीट्यूट में होंगे, वो सारा हम एक दफ़ा इस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तब भी कोई बुक बोरो कर सकेगा। ये सारे फीचर्स बिहेव किस तरह करेंगे, हर फीचर से हमें कौन-कौन सी सर्विसेज़ मिल रही है, उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह की होगी, ये सारा कुछ हम देखते हैं
फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। फिर आ गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग को अगर हम एक वर्ड में देखें तो इसमें हम क्वालिटी को देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी कैसे होगी। फीचर्स तो हमने सारे देख लिए कि हमने ये रखना है, हमने उन सब लोगों से बात भी कर ली, लेकिन अगर हम ये सब सही से अपनी ऐप में डाल ही ना सकें, ऐप हमने बना दिया लेकिन उसकी वर्किंग ठीक नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो इतना रिलायबल हमारी ऐप नहीं है, हम उसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारी ऐप का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी वजह से हम जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फ़ेज़ है उसमें नॉन जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग है उसको भी कंसिडर करते हैं कि हमारे जो ऐप है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हर फीचर की परफॉर्मेंस कैसे होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़र रजिस्टर हो रहा है, बुक बोरो हो रही है, सॉफ्टवेयर रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने आया तो हर टाइम वो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउन टाइम पे चल रहा है, यूज़र को अवेलेबल ही नहीं है। वो सिक्योर है कि नहीं है, मतलब अब यूज़र आया, उसने यूज़र ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसने कुछ अपना जो पर्सनल डेटा है वो भी ऐड किया होगा, अपना आईडी कार्ड नंबर या कॉलेज की जो आईडी है वो सब चीज़ें ऐड की होंगी, तो वो एक जो पर्सनल डेटा होता है वो उसकी सिक्योरिटी भी ऐप के अंदर प्रोवाइड करना वो भी हमारा एक पर्पज़ होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग का डिफरेंस नज़र आएगा। हम उन दोनों टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। आप चाहें तो उनको एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस में उन कॉन्सेप्ट्स को लिख सकते हैं जो पीछे पैराग्राफ में थे, या चाहें तो इस डिफरेंस को ही याद कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट सेम होगा, जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट होगी, वो आप बुक से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जो पेज नंबर 4 है उस पर हमारी सेकेंड फेज़ STLC की डिस्कस हो रही है, वो जो कि है डिज़ाइन फेज़। अब हम डिज़ाइन फेज़ में क्या करते हैं, डिज़ाइन फेज़ में हम हमारा जो सिस्टम है उसकी लुक कैसे होगी और उसकी वर्किंग कैसे होगी हम वो देखते हैं। अब वो देखने के लिए हम अपने डिज़ाइन फेज़ में क्या करते हैं, हम डायग्राम्स को क्रिएट करते हैं। डायग्राम्स को क्रिएट करके क्या बनता है, एक फ़्लो चार्ट बनता है। अब फ़्लो चार्ट क्या है, फ़्लो चार्ट के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमें इसमें फ़्लो पता चल रहा होगा। किसका फ़्लो पता चल रहा होगा, सिस्टम का, कि जो हमारे सिस्टम में फ़ीचर्स हैं, जो एक नया यूज़र एकदम से आता है तो उसको एक फ़्लो नज़र आ रहा हो कि स्टेप 1 पे मैंने यूज़र को लॉगिन करना है, सेकंड खुद को लॉगिन करना है, सेकंड पे मैंने बुक की लिस्ट शो होगी, उसमें से बुक को सिलेक्ट करके थर्ड पे मैंने बुक जो है वो बोरो करनी है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल हम देख रहे हैं STLC में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये एक रफ सा फ्लो चार्ट बनाया है। और हम क्या करते हैं, हम मॉकअप्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, UI के मॉडल्स बनाते हैं। अब ये मॉकअप्स ऑफ UI क्या होता है, UI होता है हमारा यूज़र इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या है, इंटरफेस जो होता है वो एक मिडल मैन की तरह होता है। हम जब स्टार्ट में ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम कोडिंग करते हैं, लेकिन जो कोडिंग है वो प्रोग्रामर करता है, प्रोग्रामर को वो लैंग्वेज समझ आती है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी वो लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। वो हमारा कोड जो होता है वो आगे फर्दर कन्वर्ट होता है बाइनरी में और फिर कंप्यूटर को समझ आता है। अब ये जो हमारा कोड है ये तो हमें सिर्फ प्रोग्रामर को समझ आता है ना, सबको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती होती। तो जो आम इंसान होता है उसको हम ये कोड नहीं दिखाते, हमारी जो ऐप का होता है हम उसको एक यूज़र इंटरफेस दिखाते हैं, एक डिज़ाइन दिखाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसके सामने आपको बड़ा इजीली पता है कि यहाँ से मैसेज जाना है, यहाँ से वॉइस नोट जाना है, यहाँ से कॉल जानी है। सारे मेन्यूज़ और बटन जो हैं वो आपको उस में नज़र आ रहे होते हैं डिज़ाइन में। तो वो जो डिज़ाइन है वो क्या है, यूज़र इंटरफेस है। अब मैंने इसको मिडल मैन क्यों कहा है, मिडल मैन मैंने इसको इसलिए कहा है कि ये जो है एज एन इंटरमीडिएरी एक्ट करता है किस किस के दरमियान, हमारा जो प्रोग्राम का हमारा जो कोड है उसके दरमियान। ठीक है, अगर हमने उस सॉफ्टवेयर को, उसके कोड की वर्किंग को, हमने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो ये जो यूज़र इंटरफेस है इसके थ्रू फिर हम अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज़ कर पाते हैं। अब मॉकअप्स क्या होते हैं, UI में हमने व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें। पहली स्क्रीन है, ये सारी चैट्स शो हो रही हैं, नीचे हमें वो ग्रीन सा कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए मेन्यू बटन शो हो रहा होता है। वो सारी स्क्रीन अब मैंने डिज़ाइन कर ली। अब मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रही हूँ तो मैं यूज़र लॉगिन का जो पेज है वो डिज़ाइन करूँगी। इसी तरह बुक की लिस्ट किस तरह शो होगी, बुक बारो के लिए उसे कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, मैं एक
जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर मैं ये सारा यूआई डिज़ाइन करूँगी। फिर उस यूआई को हम एक मॉकअप में रखेंगे। मॉकअप क्या होता है, हमारे पास एक ऐसे ही डमी सी जो है वो डिवाइस होती है। मतलब अगर मैंने ये जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये किसी लैपटॉप के ऊपर यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी कि ये सारे जो इंटरफ़ेस है इसको डिज़ाइन करूँगी। डिज़ाइन करके मैं इसको एक डमी से लैपटॉप के अंदर लगा दूँगी, ठीक है? तो अब वो क्या होगा कि वो हमें एक लुक दिखाएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो जब पूरा बन चुका होगा तो वो इस तरह नज़र आएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम उन पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं कि यूज़र ने लॉगिन कर लिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर बुक की लिस्ट नज़र आ जाएगी। तो ये हम इस तरह जो सॉफ्टवेयर की वर्किंग है वो भी हम इसी यूआई को मॉकअप में लगा के हम वो भी देखते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं आर्किटेक्चर को कि हमारे कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन कैसे होगी। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं कि अब क्या है कि यूज़र लॉगिन है वो हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है? और ये जो बुक की लिस्ट है ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। बुक बारो करना है तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। तो ये जो सारे हैं इनका आपस में तो इंटरेक्शन है ना, यूज़र लॉगिन कर लेगा तो उसको लिस्ट शो होगी। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं आपस में इनका इंटरेक्शन कैसे होगा वो भी हम इसमें ही डिज़ाइन फेज़ में देखते हैं। फिर हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफ़ाई करते हैं कि जो हमारे ऐप के फीचर्स हैं, जो हमने जिस तरह हमने उनको प्लान आउट किया हुआ था वो वैसे ही काम कर रहे हैं। कोई फीचर ऐसे ओवरलुक तो नहीं हुआ कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा आया हो जो हमारे सॉफ्टवेयर में काम का नहीं है, या उससे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो रहा हो, उसको समझ ना हो रहा हो कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे हमारे पास थर्ड फेज़ है कोडिंग और डेवलपमेंट। एसटीएलसी में कोडिंग और डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर की एक्चुअल में जो क्रिएशन होती है वो करते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें पता है कि हम कोडिंग से ही बनता है। हमने जो पहले 2 फेजेस में देखे हैं, हमने अपने सॉफ्टवेयर की नीड्स देखी हैं, फिर हमने अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है, उसकी लुक कैसे होगी। अब हम उस डिज़ाइन को ट्रांसलेट करते हैं कोड में, और ये कौन करता है, ये प्रोग्रामर करता है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो। जो भी हमारा डिज़ाइन है, यूज़र लॉगिन का पेज है, उसको ट्रांसलेट करता है कोड में। अब इसको कोड में ट्रांसलेट करना क्या है कि मीन्स एक्चुअली में उन बटन्स के अंदर फंक्शनैलिटी डालना कि अब यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स था जिस पे यूज़र ने क्लिक किया है, अपना ईमेल एड्रेस डाला है, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है। अब जब वो सबमिट करता है तो वो डेटाबेस में जाके वो चीज़ स्टोर हो जाती है। तो ये जो सारी वर्किंग है उसको हम इस फेज़ में करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो है वो कोई काम कैसे करना है और क्या-क्या करना उसको चाहिए। इसको समझने के लिए रियल लाइफ में भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो करवाते हैं, ठीक है? किसी रूम में अगर आपने नया रूम बनाया है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए आप क्या करेंगे, बोर्ड्स लगाएँगे। अब वो जो बोर्ड्स हैं उनके डिफरेंट डिज़ाइन आपको मार्केट में मिल जाएँगे, तो आप अपनी पसंद का जो डिज़ाइन है वो आपने बोर्ड का ले लिया, वो काम आपने सेकंड फेज़ में कर लिया। अब थर्ड फेज़ में आप क्या करेंगे, जब अब आप उसकी जो वायरिंग है बोर्ड के अंदर करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं, तो वो जो सारी फंक्शनैलिटी है वो डालना, वो इस थर्ड फेज़ कोडिंग फेज़ में होगा। अब हम पेज नंबर 4 और 5 देखेंगे जिसमें टेस्टिंग जो फेज़ नंबर 4 है एसटीएलसी की उसको डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग फेज़ में हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की चेकिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर की चेकिंग कैसे करते हैं कि हम उसमें बग्स फाइंड करते हैं। अब ये बग्स क्या होते हैं? बग्स होते हैं एरर्स। हमने अपने सॉफ्टवेयर में जब कोडिंग की है, यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज है, हमने उसकी कोडिंग की है कि यहाँ पे यूज़र अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, उसके बाद सबमिट करेगा, ठीक है? तो वो जो सारा बटन्स हमने बनाए हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, वो सारा कोड वर्क कर रहा है। जब यूज़र उसके ऊपर कुछ टाइप करता है, उसको सबमिट करता है तो वो सबमिट हो रहा है। उस तरह के हम कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है, वो सही से काम कर रहा है, वो सही से काम करेगा तो ये हमारी ऐप की जो फंक्शनैलिटी है वो सही वर्क करेगी, ठीक है? तो ये एक तरह का क्या हो गया, हमारा फंक्शनैलिटी टेस्टिंग हो गया जिसमें हमने फीचर्स की जो वर्किंग है वो चेक की। अब और सॉफ्टवेयर चेकिंग हम कैसे करते हैं, हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी ऐप है वो अंडर हाई ट्रैफिक और अंडर हाई जो डेटा होता है तब वो सही से प्रॉपर से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अब हाई ट्रैफिक क्या है, जैसे हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, समझिए कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अपने जो बुक को बोरो करना चाहते हैं। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की सूरत में क्या हमारी जो ऐप है वो क्रैश तो नहीं कर रही, वो हर यूज़र को
जो वो करना चाहते हैं वो सब काम कर रही है। और हैवी डेटा जब आ जाता है, जब इतना ज़्यादा यूज़र रजिस्टर कर रहे होंगे, तो क्या हमारी ऐप जो है वो उन सबको रजिस्टर कर रही है, तो हम इस तरह परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। फिर आ गया है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या है कि जो हमारी ऐप है वो वेरियस डिवाइसेस के ऊपर और वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट है और डिवाइसेस भी डिफरेंट है। डिवाइसेस डिफरेंट कैसे हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, फिर हमारे पास टैब्स होते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास पीसीज़ हैं, तो डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं। मेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो कोई यूज़र होगा इनमें से किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर रहा होगा। तो जो हमारी ऐप है वो इन सब डिवाइसेज़ के ऊपर प्रॉपर वर्क कर रही है, सब डिवाइसेज़ के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है, हम वो टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अब डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मैक ओएस भी होता है। इसी तरह जो हमारा मोबाइल है उसके ऊपर हमारा एंड्रॉयड ओएस होता है। तो जो हमारी ऐप है वो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, हम इसमें ये कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे हमारी फिफ्थ फेज़ है एसटीएलसी की डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट फेज़ में हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उन तक अवेलेबल कर देते हैं। अभी तक हमने जितनी फेजेस पढ़ी हैं, पहले 4 फेजेस, उनमें क्या था कि जो सॉफ्टवेयर था वो अभी हमारे अपने पास था, जो टीम उसको बना रही थी उसके पास था, प्रोग्रामर के पास था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस फेज़ में, जो एक्चुअल में एंड यूज़र्स हैं, अब हमारी ऐप बन के तैयार हो चुकी होती है और हम इसमें उस यूज़र्स को वो ऐप लॉन्च कर देते हैं कि वो इसको यूज़ करें। हम क्या करते हैं, हम इंस्टॉलेशन करते हैं यूज़र्स सिस्टम और सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर को। अब ये यूज़र्स के सिस्टम क्या है, हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे थे, तो जो हमारी लाइब्रेरियन है या कॉलेज के अंदर हमने एक जो पीसी है वो रखा है लाइब्रेरियन के लिए, बाकी हमने एक यूज़र के लिए रख लिया है कि वहाँ पे आके यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा, तो हम जो अपना सॉफ्टवेयर है वो उन दोनों सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर जो होता है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है। एक होता है क्लाइंट और एक होता है ये सर्वर। अब जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी डेटा की या जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो सर्वर उसकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब हमारे केस में जो क्लाइंट है वो कौन होगा, हमारा जो स्टूडेंट है जो यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आया है वो क्लाइंट है, ठीक है। तो अब उसने क्या करना है, उसने बुक्स की लिस्ट देखनी है। अब बुक्स की जो लिस्ट है वो हमने कहाँ पे रखी हुई होगी, डेटाबेस में। हमने ये पढ़ा था, हम स्टोरेज के लिए डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो अब वो जो डेटाबेस है उसको हम किसी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हमारी जो ऐप्स होती हैं वो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल होती हैं। अब वो डेटाबेस सर्वर के ऊपर ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे हम इस फेज़ में। उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम इस फेज़ में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब जब हमने अपनी ऐप को सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया तो उस सर्वर के ऊपर हमें एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो इंटरनेट के ऊपर क्या करेगा, उस सर्वर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, हम नेटवर्क सेटिंग्स करेंगे, मीन्स ये जो आईपी एड्रेस है इसको हम उन डिवाइसेस के ऊपर यूज़ करेंगे तभी वो ऐप जो है हमारी वर्किंग उसकी स्टार्ट होगी। उसके अलावा हम डिफरेंट यूज़र्स की जो प्रेफ़रेंसेस हैं, जिसकी जो नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को फ़िट करेंगे। अब नीड्स कैसे-कैसे हो सकती हैं, कोई यूज़र है वो अपनी लैंग्वेज जो है वो चेंज करवा सकता है कि लाइब्रेरियन क्या है कि मुझे ये जो सॉफ्टवेयर है ये उर्दू में सेटअप करके दें या इंग्लिश में सेटअप करके दें, तो वैसे हम उसके प्रेफ़रेंसेस के अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर करके देंगे। उसमें डार्क मोड रखना है, लाइट मोड रखना है, इस तरह के हम उसकी प्रेफ़रेंसेस सेट करेंगे जो हर यूज़र के डिफरेंट हो सकते हैं। फिर हम डेटाबेस को कनेक्शन करेंगे। अब हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारा बुक्स का रिकॉर्ड है और यूज़र लॉगिन कर रहा है, तो वो जो बुक्स का रिकॉर्ड है, यूज़र का लॉगिन डेटा है, वो सारा कुछ हमारा डेटाबेस में है। तो हम उस डेटाबेस को अपने उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हमारी जो ऐप है वो हमारी पूरी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम उसको रियल वर्ल्ड में लॉन्च करेंगे और वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होगी। तो ये जो हमने पहले टेस्टिंग वाली फ़ेज़ पढ़ी थी, उसमें जो टेस्टिंग हो रही है ऐप की, वो अभी हमारे अंदर सॉफ्टवेयर हाउस में ही टेस्टिंग हो रही होती है। जो हमारी टीम होती है वो क्वालिटी को चेक करती है।
और सारे कुछ बग्स वगैरह तो नहीं है। अब जो टेस्टिंग है ये और तरह की टेस्टिंग है। अब रियल वर्ल्ड में हमारे पास हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे यूज़र्स के पास आ गया। वो जब उसको यूज़ करेंगे उनकी डिवाइसेस पे वो जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, उस तरह का कोई इशू आता है तो वो भी हमें इस जब उसको हम लॉन्च कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, तो वो हमें टेस्टिंग एक तरह की टेस्टिंग होके पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट फेज में क्या है कि एक तरह से आप अपनी जो ऐप है उसको लॉन्च कर रहे हैं। अब हमारी लास्ट फेज है 6, जिसका नेम है मेंटेनेंस। पेज नंबर 5 से हम पढ़ेंगे। ये लास्ट फेज है इसलिए हम इसको फाइनल फेज कहेंगे। सेकेंडली, इस फेज़ में क्या होता है कि इसमें ऑन गोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स होती हैं। हम लोग डिफरेंट ऐप्स जो यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब इतने दिन के लिए या इतने टाइम के लिए आपकी जो ऐप है वो मेंटेनेंस पे है, और इसी तरह अपडेट्स आती रहती हैं। हम टाइम टू टाइम जो है वो उन सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करते रहते हैं। अब वो अपडेट्स क्यों आती हैं? अपडेट्स जो हैं वो इस वजह से आती हैं कि हमारी जो यूज़र है उसकी नीड्स चेंज होती हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी साथ-साथ चेंज होती रहती है। यूज़र की नीड्स किस तरह चेंज होती हैं कि समटाइम्स कोई ऐसा फ़ीचर होता है जो टाइम के साथ-साथ जब हम देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र ने अब जब लॉन्च करने के बाद यूज़ किया है, तो कमेंट्स में वो रिव्यूज़ में कह रहे हैं कि ये चीज़ की कमी है, ये भी ऐड होना चाहिए था। तो हम मज़ीद साथ-साथ ऑनगोइंग जो है वो उसमें अपडेट्स लाते रहते हैं। अगर कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही, उसको बग्स को फिक्स करके फिर भी कोई अपडेट आ जाता है या समटाइम्स कोई न्यू फीचर आ जाता है, कोई परफॉर्मेंस में बेटरमेंट के लिए हम अपडेट्स जो है वो लाते रहते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी के भी चेंजेस आते रहते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। उसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले विंडोज़ जो था उसका 10th वर्जन था, अब विंडोज़ 11 आ गई है। तो ये हमारा एक टेक्नोलॉजी में चेंज आया है ना, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ 11 के ऊपर भी प्रॉपर्ली वर्क करे, हम फिर अपनी ऐप को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है कुछ हमारे पास सिक्योरिटी से जो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। जैसे समटाइम्स ये होता है कि डिफरेंट अब डेली इस तरह होता है कि हैकर जो हैं वो कोई एक तरीका निकाल लेते हैं किसी भी ऐप को हैक करने के लिए। कोई ना कोई उसके अंदर वल्नरेबिलिटी, मतलब कुछ ऐसा फ्लॉज़ रह जाते हैं जिसको वो देख के उस ऐप को हैक कर लेते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी ऐप को उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, वो भी चेंज होते रहते हैं, इसलिए भी हम ऐप की मेंटेनेंस करते हैं। उसके अलावा हमारी ऐप में क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो इसी तरह जो फ्रेमवर्क है उसके भी वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। अब उसके जब वर्जन्स चेंज होते हैं तो इस वजह से भी हमें अपने ऐप में अपडेट्स और मेंटेनेंस का जो काम है वो करना पड़ता है। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं इन सब को के साथ-साथ जो हमारी ऐप है वो प्रॉपर्ली 100% वैसे की वैसे फंक्शनल रहे, उसके लिए हम जो ऐप मेंटेनेंस का काम है वो हमारा साथ-साथ चलता रहता है ऐप बनने के बाद भी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में डाउट है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।